हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेड एक्सेल। दिस इज आरजे सर, योर फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो आज का हमारा कोट ऑफ द डे होने वाला है बच्चों फोकस, वर्क, ग्रो एंड शाइन। मींस जो भी आपका गोल है उस गोल पे आप फोकस करो, उस पे वर्क करो, और जब आप अपने गोल पे वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे एंड देन आप शाइन करोगे। ठीक है बच्चों, सो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस टाइप से होने वाले हैं कि हम सबसे पहले कुछ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ जो भी वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है उसकी बात करेंगे। इसके अलावा हम बोहर मॉडल का एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड जो भी हमारी जो वेवलेंथ है, किसी भी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है उसकी एप्लीकेशंस जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम उन वेवलेंथ को कहाँ कहाँ कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का अपना लेक्चर। सो आई होप कि आप सब अपनी नीट की प्रिपरेशन जो है वो एकदम बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आपने लास्ट लेक्चर जो है वो एकदम अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। ठीक है, सो आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? अभी तक हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ी वो थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हमने पढ़ा तो वहां हमने देखा कि जो भी हमारी लाइट थी, जो हमारी लाइट थी, ठीक है, लाइट किसकी तरह बिहेव कर रही थी? लाइट बच्चों पहले जब हमने पढ़ा था पहले तो वो वेव की तरह बिहेव कर रही थी। ठीक है, एंड जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा पहले, मतलब कि जब हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इन सब की बात की तो वहां तो हमने लाइट को एज अ वेव कंसीडर किया और जो भी एप्लीकेशंस थी वो हमने देखी। ठीक है, उसके अलावा जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा तो क्या वहां पे हमने ये देखा कि लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल बिहेव कर रही है। मतलब कि जो लाइट है वो वेव नेचर भी शो कर रही है एंड पार्टिकल नेचर भी शो कर रही है। वेव लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो कर रही थी एंड पार्टिकल नेचर भी शो कर रही थी। ठीक है, सो अगर लाइट वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो कर रही है, मतलब कि जो रेडिएशन है वो रे एंड पार्टिकल नेचर दोनों शो कर रहे हैं, तो इससे इंस्पायर होके हमारे एक साइंटिस्ट थे सर डी ब्रॉगली। ठीक है, सो डी ब्रॉगली सर ने क्या बोला बच्चों कि अगर लाइट या फिर रेडिएशन एज अ वेव एंड पार्टिकल दोनों बिहेव कर सकती है तो जो हमारे मैटर हैं, जो हमारे मैटर हैं वो मैटर भी एज अ पार्टिकल बिहेव करनी चाहिए, जो कि हम देखते हैं एज अ पार्टिकल तो हम पढ़ते ही हैं बच्चों सबको। ठीक है, इसके अलावा पार्टिकल के अलावा उनके पास वेव नेचर भी होना चाहिए। ठीक है, पार्टिकल नेचर के अलावा वेव नेचर भी होना चाहिए। अब ये जो था ये किसने बोला? हमारे सर डी ब्रॉगली ने बोला। ठीक है, सो हम बात करते हैं बच्चों डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की। ठीक है, सो डी ब्रॉगली सर ने क्या बोला? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस मतलब कि जब हमने लाइट की स्टडी की तो लाइट जो थी वो पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों की तरह बिहेव कर रही थी। तो डी ब्रॉगली सर ने बोला कि जो हमारे मैटर हैं, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल मैं, आप, ठीक है, हम भी एज अ वेव बिहेव करने चाहिए। ठीक है, एज अ वेव हम भी बिहेव करने चाहिए, हमारा नेचर भी एज अ वेव होना चाहिए। पार्टिकल नेचर तो हमारा है बट हमारा वेव नेचर भी होना चाहिए। ठीक है, सो हमारे डी ब्रोगली सर ने जो हाइपोथेसिस दिया उसमें क्या बोला उन्होंने कि यस, सो
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या बोला बच्चों की जो हमारी लाइट है वो पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों की तरह बिहेव करती है, सो हमारा जो मैटर है वो भी पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों की तरह बिहेव करने चाहिए। ठीक है, अब अगर हमारे जो भी मैटर है, ठीक है, मैटर मतलब कि हम आप जो भी हैं सब एज अ वेव बिहेव कर सकते हैं, तो अगर हम एज अ वेव बिहेव करेंगे तो हमारी कुछ वेवलेंथ भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो वेव नेचर शो होगा। सो जो हमारी वेवलेंथ है उस वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है, क्या बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसा देखा था कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्बडा, ऐसा होता है बच्चों। मोमेंटम एंड वेवलेंथ में रिलेशन देखा था हमने ये, ठीक है। सो अगर यहां से मैं लैम्बडा की वैल्यू देखूं तो क्या वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, इट मींस मोमेंटम, ये होना चाहिए। बिल्कुल सर, यही होना चाहिए। सो ये हमारी वेवलेंथ होनी चाहिए अगर कोई भी मैटर एज अ वेव बिहेव करेगा तो। अब मैटर एज अ वेव बिहेव कब करेगा बच्चों? जब वो मूव करेगा, जब वो मोशन में होगा, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी वेवलेंथ जो है बच्चों वो क्या हो जाएगी हमारी h अपॉन p, इट मींस मोमेंटम। सो अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी मैटर जो है वो अगर मूव करेगा, अगर वो मोशन में होगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड होनी चाहिए। बट एक्चुअल में होता क्या है बच्चों कि जो भी हमारे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, इट मींस जैसे कि मैं हूं, आप हो, या फिर कोई एक बॉल है, तो इन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ आती है ना, वो वेवलेंथ आती है 10 पावर माइनस 24 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की। ये कितनी आती है बच्चों? 10 पावर माइनस 24 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की, ठीक है। बट जो मिनिमम वेवलेंथ हमने अभी तक ऑब्जर्व की है, जो मिनिमम वेवलेंथ हम ऑब्जर्व कर पाए हैं, वो मिनिमम वेवलेंथ किसकी ऑब्जर्व कर पाए हैं बच्चों? हम वो ऑब्जर्व कर पाए हैं गामा वेव की, गामा रे की, ठीक है। गामा रे की वेवलेंथ कितनी होती है? ये होती है 10 पावर माइनस 5 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की, ठीक है, जो कि मिनिमम पॉसिबल ऑब्जर्वेबल है हमारी वेवलेंथ, ठीक है। सो अगर हम मैटर के जो भी हमारे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी वेवलेंथ देखें तो हम उसको अभी तक स्टडी नहीं कर पाए हैं। इस वजह से जो भी हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनकी वेव नेचर जो है हम उसको स्टडी नहीं कर पाते हैं। बट अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, है ना, इसके अलावा अल्फा पार्टिकल्स, मतलब कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी जो वेव नेचर है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव करती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। सो इन सब का जो वेव नेचर है उनकी जो वेवलेंथ होगी वो अप्रोक्सीमेटली एक्सरे या गामा रे के आसपास आती है। तो इस वजह से हम उस वेवलेंथ को देख सकते हैं, उस वेवलेंथ को हम स्टडी कर सकते हैं। बट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है वो ऑब्जर्वेबल नहीं होती है। क्लियर सबको यहां तक? चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ में हमने अभी अभी देखा बच्चों कि जो भी मैटर पार्टिकल है अगर उसके पास कोई मोमेंटम होगा तो हमारी जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? h अपॉन p। क्या हो जाएगी बच्चों? h अपॉन p, वेयर p इज मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, अगर किसी भी पार्टिकल के पास अगर मोमेंटम है, ठीक है, तो हो सकता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है। सो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में अगर मैं रिलेशन देखूं तो क्या बच्चों? ये P इज इक्वल्स टू रूट 2mE, ऐसा कुछ आता है, वेयर E इज काइनेटिक एनर्जी, E इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया बच्चों वेवलेंथ का, कौन सा? H अपॉन रूट 2mE, 2mE, ठीक है। समझ में आई बच्चों ये वाली बात? चलो अब सपोज एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम जिससे ये बातें और क्लियर हो जाए, ठीक है।
क्या गिवन है बच्चों, हमें दिया हुआ है कि बॉल ऑफ 1 kg मास इज मूविंग विद 100 मीटर पर सेकेंड. इट मींस मास ऑफ द बॉल इज 1 kg and velocity of the object is 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो वेवलेंथ विल बी h अपॉन p. इट मींस h अपॉन m इंटू v. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करूं बच्चों, तो इट विल बी 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय m इज 1 kg and v इज 100 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो यहाँ पे 6.62 मल्टीप्लाई बाय ये 10 पावर 2 ऊपर जाके -2 बन गया. तो ये हो गया बच्चों 10 पावर माइनस 36 मीटर. और अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूं, तो इट विल बी 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 26 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, क्या ये बहुत ज्यादा वेवलेंथ आ रही है, बहुत छोटी वेवलेंथ आ रही है ना, बहुत छोटी वेवलेंथ आ रही है जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते. हम जो मिनिमम वेवलेंथ मेजर कर पाए हैं वो गामा रेज की वेवलेंथ मेजर कर पाए हैं, और वो वेवलेंथ कितनी है बच्चों, 10 पावर माइनस 5 के ऑर्डर की है. ठीक है, चलिए, सो इस वजह से जो हमारे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनका वेव नेचर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. ठीक है, चलिए, सो अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारी वेवलेंथ है वो वेवलेंथ मोमेंटम या फिर एनर्जी की फॉर्म में क्या हो सकती है. ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों, वेवलेंथ फॉर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल. ठीक है, चलिए, सो सपोज हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है इस पॉइंट पे. ठीक है, सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब मैंने दो प्लेट ली, उसके बीच में इसको रखा और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है सपोज v. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखूं, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देखूं, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूं, तो क्या बच्चों काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो Q इंटू V. इट मींस चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम होता है. यस, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों Q इंटू V. इट मींस E इंटू V. ठीक है, where E is charge of electron and V is potential difference in which the electron is moving. ठीक है, अब अगर मैं बच्चों बात करूं वेवलेंथ की, सो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ विल बी h अपॉन रूट 2me. और E की वैल्यू क्या निकाली बच्चों हमने, E इंटू V. सो रूट 2me अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो EV आ जाएगा, और अगर मैं किसी भी रैंडम चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, Q इंटू V. ये काइनेटिक एनर्जी हो गई बच्चों किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और ये हमारे पास वेवलेंथ हो गई बच्चों किसके लिए, किसी भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल के लिए. समझ में आई गई वाली बात. तो ये एक और फॉर्मूला आया बच्चों हमारे पास किसका, वेवलेंथ का. ठीक है, सो वेवलेंथ जो है, अगर सपोज दो सेम चार्ज पार्टिकल है ना, जिनका मास भी सेम है, तो उनका जो वेवलेंथ होगा वो उनके पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करूंगा सो वेवलेंथ विल डिक्रीज. समझ में आई बात. चलो, अब हम एक स्पेशल केस इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, h अपॉन रूट 2me ठीक है, where v is in volts. ठीक है, सो h की वैल्यू अगर मैं देखूं, क्या h की वैल्यू हमारे पास 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 आती है, और क्या हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों मालूम है अपने को कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 34.
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चार्ज बात करूं बच्चों इलेक्ट्रॉन की, तो वो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं वोल्टेज, तो वोल्टेज तो हम क्या करेंगे बच्चों, वोल्टेज तो जो भी हमारा वोल्टेज होगा वो वेरी करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है। बट जो ये पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू जो वैल्यू है, इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो फिक्स होगी। और वो जो वैल्यू होगी बच्चों, वो वैल्यू कुछ इस टाइप से आएगी 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वोल्ट में होगी, एंड जो हमारा ये वेवलेंथ निकल के आएगी वो वेवलेंथ विल बी इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है। ये वेवलेंथ मीटर में नहीं होगी बच्चों, ये वेवलेंथ जो होगी वो एंगस्ट्रॉम में होगी। ठीक है। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है बच्चों, ये इसकी एक और वैल्यू आती है, वो आती है 150 रूट 150 अपॉन v अगेन एंगस्ट्रॉम। समझ में आई क्या बात? ये दोनों वैल्यूज को आपको लर्न करना है बच्चों। क्यों? बिकॉज बार बार इस कैलकुलेशन को करोगे तो क्वेश्चन को करने में आपका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। ये हमने बात की इलेक्ट्रॉन की, सो चार्ज पार्टिकल के लिए हमने बात कर ली, एंड इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बात कर ली। ठीक है। बात करते हैं बच्चों किसी भी अनचार्ज पार्टिकल के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, गैस मॉलिक्यूल्स। अब गैस मॉलिक्यूल्स में मूव करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के पास कौन सी एनर्जी होती है? थर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। सो वो थर्मल काइनेटिक एनर्जी की वजह से अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करेंगे। सो अगर वो गैस पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उनकी वेवलेंथ कितनी होगी? ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो तो इसको क्या बच्चों हम अनचार्ज पार्टिकल लिख दें? फॉर अनचार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए जो हमारी वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? वेवलेंथ का एक ही फॉर्मूला h अपॉन रूट 2m ही लिखते हैं, है ना। h अपॉन p लिख रहे थे, बट हमने उससे कौन सा एक्सप्रेशन निकाल लिया था? रूट 2m वाला एक्सप्रेशन निकाल लिया था, वेयर e इज एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों फॉर गैस पार्टिकल, तो गैस पार्टिकल के लिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या वो कुछ इस टाइप से आई थी बच्चों? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आपने पढ़ा था कि रूट एफ के टी डिवाइडेड बाय 2, वेयर एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। ये क्या था बच्चों? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है। एंड क्या टी यहां पे बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर था? ये बच्चों हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बात की हुई है। सो जो हमारे क्वेश्चंस हैं और जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मिक्स भी हो सकते हैं। सो आपने जो पहले पढ़ा हुआ है वो आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे वेवलेंथ की, अच्छा अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, जो हमारी जो गैस है मोनोएटॉमिक गैस, है ना, मोनोएटॉमिक पार्टिकल है गैस। ठीक है। सो उसके लिए जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्या उसकी वैल्यू 3 होती है? ये भी हमने बात की थी बच्चों। क्या पढ़ा था हमने कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3 फॉर गैस पार्टिकल्स। ठीक है, बिकॉज ये क्या है बच्चों? ये अनचार्ज पार्टिकल्स है ना। सो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई वो क्या आ गई? 3/2 kT। क्या आ गई बच्चों? 3/2 kT। ठीक है। सो जो हमारी वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या कुछ इस टाइप से निकल के आई, h अपॉन रूट ऑफ 2m, और ई की जगह क्या लिखा हमने? 3/2 kT। ठीक है, 2 से 2 गया। सो लैम्ब्डा की क्या वैल्यू निकल के आई? h अपॉन रूट 3m के टी, वेयर के इज अ बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? चलिए
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर क्वांटाइजेशन। ठीक है, बोर क्वांटाइजेशन जो हमारे बोर सर थे, नील्स बोर जो थे, उन्होंने अपनी कुछ अजम्पशन दिए थे, उन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज दी थी। उन थ्योरीज में उन्होंने क्या बोला था, उन थ्योरीज में एक थ्योरी आपको याद होगी बच्चों, क्या कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं इस टाइप से, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस टाइप से मूव करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, उनके अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, वो कुछ इस टाइप से आया था, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या कुछ ऐसा एक्सप्रेशन उन्होंने बताया था बच्चों? बिल्कुल ऐसा बोला था उन्होंने, नील्स बोर में ऐसा बोला था कि जो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा किसी भी ऑर्बिट में, तो वो रिवॉल्व किस टाइप से करेगा कि जो h अपॉन 2 पाई है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। क्या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए? सो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर क्वांटाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, बोर क्वांटाइजेशन को अगर सबसे पहले मैं बात करूं, इसको हम अच्छे से तो हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एटम आएगा उसमें पढ़ने वाले हैं, बट मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि नील्स बोर सर जो थे उन्होंने हमसे कुछ ऐसा बोला कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो वो रैंडम किसी भी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकते। वो अगर मूव करेंगे तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है बच्चों एम वी आर। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन 2 पाई का, ऐसा हमसे नील्स बोर ने बोला। ठीक है, ऐसा हमसे नील्स बोर सर ने बोला। बट इसका कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने कहा कि बस ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन जब सर डी ब्रोगली आए तो उन्होंने हमसे जब बताया कि जो ये पार्टिकल है, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है? बिल्कुल एक पार्टिकल है। तो अगर ये पार्टिकल इस ऑर्बिट में मूव करेगा तो डेफिनेटली ये एज अ वेव बिहेव करेगा, और जब ये पार्टिकल एज अ वेव बिहेव करेगा तो ये पार्टिकल इस ऑर्बिट में मूव करते करते कुछ वेव को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो जब भी बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्मेशन करेगा तो ये जो वेव होगी ना, जो ये वेव बनाएगा, इनके अकॉर्डिंग ये जो वेव होगी ये एक स्टैंडिंग वेव होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए बच्चों? ये एक स्टैंडिंग वेव होनी चाहिए। ठीक है, स्टेशनरी वेव होनी चाहिए ये। ठीक है, जैसे कि आप रोप में आपने स्टेशनरी वेव के बारे में पढ़ा होगा कि जो भी हमारी रोप है उसके अंदर स्टेशनरी वेव कैसी होती है, जिनको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वेव है वो स्टेशनरी वेव होनी चाहिए, और अगर ये स्टेशनरी वेव है तो स्टेशनरी वेव होने की कंडीशन क्या होगी बच्चों, कि जो भी इसका सरकमफेरेंस है, ठीक है, जिस भी ऑर्बिट में ये मूव करेगा उसका जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका बच्चों? जो वेवलेंथ बनेगी उसका। इस लैम्ब्डा का ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई आर, इफ आर इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल्स टू एन लैम्ब्डा। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं कि लैम्ब्डा की वैल्यू कितनी आई, सो 2 पाई आर अपॉन एम। ठीक है, हेलो, अच्छा क्या बच्चों हमें लैम्ब्डा की एक और वैल्यू मालूम है? क्या हमें कुछ इस टाइप से भी मालूम है कि लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv भी होता है? इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं तो क्या बच्चों ये कुछ इस टाइप से आएगा, 2 पाई r अपॉन n इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखना चाहूं तो क्या बच्चों दिख रही है ये वाली कंडीशन आपको? देखो, ये m और v इधर गया, 2 पाई इधर आ गया और ये n इधर चला गया। ठीक है,
सो फाइनल जो कंडीशन आई, क्या हमारे पास कुछ यही कंडीशन निकल के आई, MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। तो जो नील्स बोर सर ने बोला, जो उन्होंने बात की, उसका डी ब्रोगली सर ने हमें प्रूफ लाके दिया अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग बच्चों, मैटर के वेव नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो मैटर के वेव नेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो भी हमारा ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में किस टाइप से मूव करेगा कि जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा सरकमफेरेंस है वो सरकमफेरेंस वेवलेंथ की इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए। ठीक है, सो ये सारी बातें हमने अभी तक देखी। अब हम करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, यस, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों हमसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ लैम्डा ई एंड लैम्डा पी डिनोट्स द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, आफ्टर दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन लैम्डा ई एंड लैम्डा पी। ठीक है, सो हमने लैम्डा के क्या क्या फॉर्मूले देखे, देखो, और इसमें उनमें से कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, क्या यहाँ पे H अपॉन P काम में आने वाला है, नहीं सर, हमें H तो मालूम है बट P की वैल्यू अपने को मालूम ही नहीं है, सो H अपॉन P यहाँ पे काम नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सो क्या यहाँ पे H अपॉन MV काम में आने वाला है, H अपॉन MV भी यहाँ पे काम में नहीं आ सकता क्योंकि वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं बोली हुई। ठीक है, अच्छा, क्या यहाँ पे H अपॉन √2mE काम में आ सकता है बच्चों, नहीं सर, ये भी डायरेक्ट तो नहीं आ सकता, बट अगर मैं बात करूं इस E की, तो क्या हमने इस E को कुछ इस टाइप से लिखा था, √2mQV ऐसा लिखा था। ठीक है, सो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला काम में आ सकता है। तो अगर मैं देखूं बच्चों वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे Q किसका आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, V दोनों के लिए सेम है बट मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का। सो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो हो जाएगा बच्चों H अपॉन √2mE मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन QE इंटू V0। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चों किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो क्या लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल्स टू H अपॉन √2mP QP, मतलब कि चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, एंड V0 विच इज सेम फॉर बोथ। ठीक है, अब अगर मैं दोनों में रिलेशन निकालूं, ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं करूं तो लैम्डा E अपॉन लैम्डा P इज इक्वल्स टू H अपॉन लैम्डा E की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे H अपॉन √2mE QE V0 मल्टीप्लाई बाय इस लैम्डा P यहाँ पे नीचे बच्चों इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो क्या हो जाएगा, √2mP QP V0 डिवाइडेड बाय H। ठीक है, अब जो भी काट पिट करनी है कर देते हैं, H से H गया, 2 से 2 गया क्योंकि यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, 2 से 2 गया, अच्छा, V0 से V0 भी गया। अच्छा, क्या बच्चों जो चार्ज होता है वो दोनों का सेम होता है, दोनों का चार्ज सेम होता है बच्चों, है ना, चार्ज दोनों का सेम होता है। सो अगर चार्ज सेम है तो हमने चार्ज को भी कट कर दिया, यहाँ से QP भी गया, QE से बचा क्या यहाँ पे बच्चों, लैम्डा E अपॉन लैम्डा P इज इक्वल्स टू √MP अपॉन ME। This is the relation between wavelength of electron and the proton moving in same potential difference। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स इज E, then the de Broglie wavelength is, मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, E, तो de Broglie wavelength क्या हो जाएगी बच्चों, √2mE, है ना। ठीक है, H अपॉन √2mE होता है इसका आंसर, अभी अभी हमने देखा है इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी this 6.6 into 10 power 3 meter per second, de Broglie wavelength associated with the electron is, ये बेटा इसका मास दिया हुआ है एंड प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है एंड de Broglie wavelength हमसे पूछा है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं बच्चों de Broglie wavelength की,
तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा अपना, लैम्बडा ई इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, मास दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एच अपॉन एम वी यूज करते हैं, एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू 6.62 होती है ना, 6.6 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने पास 6.6 आ रहा है, ठीक है, तो 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg हमें गिवन है, यहाँ पे माइनस 31 आएगा, ठीक है। v की वैल्यू अपने पास कितनी गिवन है बच्चों, v की वैल्यू गिवन है 6.6 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 6.6 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या क्या गया देखो, 6.6 गया है ना, बचा क्या, लैम्बडा ई इज इक्वल्स टू 1/9 बचा एक, तुम 1/9 इंटू यहाँ पे 10 पावर माइनस 31, ऊपर जाके प्लस होगी तो ऊपर जाके बचेगा बच्चों 10 पावर माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 3 तो ऊपर जाके माइनस 3, सो इट विल बी 10 पावर माइनस 6 और आंसर आएगा इन मीटर्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इंटू 10 पावर माइनस 6, ऐसा कुछ आंसर दे रखा है क्या, ऐसा कुछ आंसर तो नहीं दे रखा। बट अगर मैं इसको देखूं तो क्या बच्चों, इस 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 6 को क्या 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 लिख सकता हूं, बिल्कुल यही तो होता है बच्चों। सो आंसर नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ में आई सबको बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी, क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब कि लैम्बडा ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा पी, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। अब उसका कुछ रिलेशन पूछ रहा है कि वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसका रिलेशन क्या होगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन वाला कौन सा फॉर्मूला बच्चों, h अपॉन रूट 2me, ठीक है, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो दोनों के लिए सेम दे रखी है, ठीक है, सॉरी वेवलेंथ जो है वो सेम दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पूछा है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सपोज ई, ठीक है, या फिर के ई भी लिख सकते हैं, ई लिख दिया मैंने, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज ई पी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं H, तो H तो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई वो क्या आई बच्चों, 1 अपॉन, अच्छा रूट 2 से रूट 2 भी गया, तो 1 अपॉन रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट मास ऑफ प्रोटॉन एंड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। अब दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन सेम है, क्या मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो अगर ये वाली क्वांटिटी ज्यादा है इससे, सो इस वाली क्वांटिटी को इससे कम होना पड़ेगा, सो EP इज लेस देन EE, सो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, अ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि mass of the proton is equals to 1840 into mass of the electron when it is accelerated by potential difference 1 kilowatt। V कितना दिया हुआ है बच्चों, 1 किलोवाट, ठीक है। इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, क्या काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे इस मास वास के रिलेशन की कुछ जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं बच्चों, मुझे जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E इंटू वी, वी की वैल्यू कितनी है 1 किलोवाट, ठीक है, तो E इंटू 1 किलोवाट, क्या ये E इंटू 1 किलोवाट जो है वो 1 KeV किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा बच्चों, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये आ गया इसके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखो एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन प्रोपेगेट्स विद सेम वेवलेंथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का वेवलेंथ अब सेम दिया हुआ है, इट इंप्लाइज दैट दे हैव द सेम, देखो वेवलेंथ क्या होता है h अपॉन p, ठीक है, अगर वेवलेंथ सेम है, ठीक है, सो सपोज ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और ये फोटोन का मोमेंटम, ठीक है, तो अगर ये h दोनों सेम है तो नीचे वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, मोमेंटम जो है उनका वो सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट इज, वेवलेंथ पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, सॉरी 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, देन द सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट इज, सर्कमफेरेंस पूछा है, सर्कमफेरेंस कितना होता है बच्चों 2πr, 2πr पूछा है, लेकिन क्या मुझे इस 2πr से कोई मतलब है, क्या कोई मतलब होना चाहिए मुझे इससे, नहीं सर, 2πr तो हमने n लैम्बडा के इक्वल लिखा था और मुझे लैम्बडा तो गिवन है, और क्या मुझे n की वैल्यू भी गिवन है बच्चों, n की वैल्यू देखो कहाँ है, ये रही बच्चों n की वैल्यू, सेकंड ऑर्बिट मतलब कि n इज इक्वल्स टू 2, तो 2πr जो कि सर्कमफेरेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज 10⁻⁹ मीटर, समझ में आई क्या बच्चों ये वाली बात, तो 2πr इंटू 10⁻⁹ मीटर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, electrons used in an electron microscope are accelerated by voltage 25 kilovolt if the voltage increase to 100 kilovolt, देखो V1 दिया हुआ है बच्चों मुझे 25 किलोवोल्ट, ठीक है, पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को इस 25 किलोवोल्ट में एक्सेलरेट करवा रहे थे, बट अब क्या हुआ, वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया, वोल्टेज कितना कर दिया हमने, वोल्टेज कर दिया बच्चों हमने 100 किलोवोल्ट, ठीक है, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन वुड, अब सपोज यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ थी λ1 और यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ थी λ2, ठीक है, सो λ1 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या ये h अपॉन रूट 2 m q v ऐसा होगा, क्योंकि वोल्टेज वाली बात है, वोल्टेज वाली बात जो है तो उसके लिए यही वाला फॉर्मूला, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे v1 हो गया अगर λ1 है तो q और m तो दोनों में सेम है क्योंकि सेम पार्टिकल है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने एक बार 25 किलोवोल्ट में और एक बार 100 किलोवोल्ट में मूव करवाया, तो ये हो जाएगा बच्चों h अपॉन रूट 2 m q v2, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है कि जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ है उस पे क्या इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है, सो अगर मैं वापस से λ1 अपॉन λ2 करूं तो h दोनों में सेम है, कट गया, 2me 2mq और 2mq ये दोनों भी सेम है, सो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन बचा वो क्या रूट v2 अपॉन रूट v1 ऐसा बचेगा, बिल्कुल सर यही बचेगा, सो रूट v1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, v1 की वैल्यू है 25 किलोवोल्ट, ठीक है, अच्छा जो v2 है उसकी वैल्यू कितनी है, ये v2 की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे आएगा बच्चों 100, ठीक है, और v1 की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है, अगर इसको मैं देखूं तो क्या ये 4 टाइम्स गया, तो क्या रूट 4 की वैल्यू आ गई बच्चों 2, तो λ1 इज इक्वल्स टू 2 मतलब कि λ2 जो है उसकी वैल्यू λ1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आने के बाद भी बच्चों आपको ध्यान से ऑप्शन टिक करना है ऐसे क्वेश्चंस में, देखो क्या बोल रहा है कि जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ पे क्या चेंज होगा, सो वेवलेंथ जो λ2 है क्या वो डिक्रीज हो गई बच्चों 2 टाइम्स, सो λ2 जो है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ये वाला आंसर मत लगा देना कोई, ये वाला आंसर गलत होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि द मोमेंट इफ द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p, जो मोमेंटम में चेंज किया डेल्टा p, ठीक है, डेल्टा p की वैल्यू है बच्चों p, then the de Broglie wavelength associated with it
चेंज बाय 0.5%, परसेंटेज चेंज दिया हुआ है बच्चों किसमें, in wavelength lambda is equals to 0.5%. The initial momentum of the electron will be P initial पूछा है, P इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। चलो सो इस टाइप के फॉर्मूले को कैसे करेंगे, जब भी बच्चों चेंज की बात आए, ठीक है, चेंज के लिए आप एक फॉर्मूला लिख भी सकते हो और हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हुआ हो। देखो सपोज हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ठीक है, यही है। अब सपोज हमने कुछ चेंज किया, पी में चेंज किया सपोज हमने कुछ, ठीक है, अगर मैंने पी में चेंज किया तो लैम्बडा में क्या चेंज आएगा, ठीक है। सपोज मैंने पी में कोई परसेंटेज चेंज किया या फिर मैंने कुछ भी किया चेंज पी में, तो उससे लैम्बडा पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो इस टाइप से होता है कुछ, सपोज डेल्टा लैम्बडा इज चेंज इन वेवलेंथ अपॉन लैम्बडा इनिशियल, ठीक है, इसको लैम्बडा आई लिख देते हैं, लैम्बडा आई इज लैम्बडा इनिशियल वेवलेंथ इनटू 100। ये तो होता है बच्चों परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, ठीक है, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। कोई सा भी परसेंटेज चेंज हो दुनिया में उसका फॉर्मूला यही होगा बच्चों, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100 इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे जो h है, क्या h में कोई चेंज हो सकता है, नहीं सर, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूले में ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है, डेल्टा h अपॉन h इंटू 100, दिस इज परसेंटेज चेंज इन h, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन h। अब p कहाँ है बच्चों, p है नीचे, अगर नीचे है कोई चीज तो उसको हम करेंगे माइनस, अगर फॉर्मूले में किसी की कुछ पावर हो उस पावर को कर देंगे इस चेंज से मल्टीप्लाई, ठीक है, अगर अपॉन में है तो उसको माइनस कर देंगे, पावर है तो उस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे p अपॉन में है तो माइनस डेल्टा p अपॉन p मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आई क्या वाली बात। तो अगर मैं बात करूं बच्चों कि डेल्टा एच, क्या डेल्टा एच जीरो होगा, बिल्कुल डेल्टा एच जीरो होगा। सो फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इनिशियल इनटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी इनिशियल इनटू 100, ठीक है। अब अगर कभी भी किसी भी एक क्वांटिटी में कोई आपको परसेंटेज चेंज या फिर कुछ भी चेंज दिया हुआ हो और दूसरी क्वांटिटी में अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालने को बोला हो तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और उससे आप ये वाला कंसेप्ट लगा के कोई सा भी आपका परसेंटेज चेंज हो उस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो, उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन लैम्बडा दिया हुआ है 0.5%। सो परसेंटेज चेंज इन लैम्बडा क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ना, दिस इज परसेंटेज चेंज इन लैम्बडा, ठीक है, एंड दिस इज परसेंटेज चेंज इन पी, ठीक है, यस। सो डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इनटू 100 इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, सो वैल्यू जब हमने पुट की सो 0.5 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे माइनस था लेकिन माइनस का यहाँ पे अपने को ज्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक है। सो 0.5 इज इक्वल्स टू डेल्टा पी की वैल्यू क्या अपने को पी गिवन है बच्चों, देखो ये पी गिवन है यहाँ पे, अपॉन पी इनिशियल वी हैव टू फाइंड आउट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से अगर मैं पी इनिशियल की वैल्यू देखूं तो पी इनिशियल की वैल्यू क्या, ये पी इनिशियल इधर गया और 0.5 इधर आया, तो 100 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई बाय पी, तो क्या बच्चों ये 200 पी आया, आंसर हमारा निकल के 200p, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन। जो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्बडा ई फॉर इलेक्ट्रॉन जो कि इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इज इक्वल टू दी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है, ये एक बात दी। अब मुझसे पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब कि ई पी, इनका रेशियो कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, हाफ एम
MeV²। ठीक है, ये होगा बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। V की वैल्यू मुझे गिवन है, M की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो Me की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या मुझे इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या मुझे लैम्बडा ई दिया हुआ है? नहीं, लैम्बडा ई दिया हुआ नहीं है, लेकिन लैम्बडा ई की वैल्यू होती क्या है बच्चों? फॉर्मूला क्या बोलता है कि इसकी वैल्यू होगी H/mv। तो अगर यहां से Me की वैल्यू में कैलकुलेट करूं तो Me की वैल्यू बच्चों क्या? H/λEv ऐसा हो जाएगा। और इसको सपोज हमने लैम्बडा कंसीडर कर लिया। ठीक है, सो H की वैल्यू क्या आ गई? इसको सपोज हमने कंसीडर कर लिया लैम्बडा, सो H की वैल्यू आई Me की वैल्यू आई H/λV। ठीक है, इस Me की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी हाफ ऑफ M is H/λV into V²। इस V से V² का एक V गया, सो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई इसकी? हाफ ऑफ HV/λ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे क्या एनर्जी ऑफ फोटोन कुछ इस टाइप से होगी, Hc/λ। ठीक है, ये होता है बच्चों फोटोन की एनर्जी होती है Hc/λ, H नहीं होती और न्यू को हम C/λ लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। ठीक है, सो 2 एंड 3 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 एंड 3 को डिवाइड करने पे क्या आएगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू हाफ H/λ। जो हाफ HV/λ एंड EP की वैल्यू क्या है? EP की वैल्यू Hc/λ। इसको उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे, सो λ/Hc। लैम्बडा से लैम्बडा गया, काइनेट इनका रेशियो क्या आ गया बच्चों? हाफ H into V, H से H भी गया, सो हाफ V/C। सो रेशियो जो आया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू क्या आया था बच्चों? हाफ V/C, हाफ V/C। V की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड C की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो यहां से जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या आएगा? हाफ इंटू V की वैल्यू दी हुई है 1.5 into 10⁸ डिवाइडेड बाय 3 into 10⁸। 10⁸ से 10⁸ गया, 1.5 से 3 गया, 2 टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 1/4। इन दोनों का रेशियो क्या आ गया बच्चों? 1/4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? wavelength lambda of electron and lambda p of photon of energy E are related by, मतलब कि दोनों की एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन किसके इक्वल दी हुई है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, और ये कितनी है? E। ठीक है, एक बात यहां से आई, लैम्बडा ई वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और लैम्बडा ई की वैल्यू अगर मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ से देखूं तो क्या इसको मैं 2h/√2me लिख सकता हूं बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा अगर मैं एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है बच्चों? एनर्जी ऑफ फोटोन सबसे पहले तो इसकी वैल्यू E दी हुई है, और ये होता कितना है? ये होता है बच्चों h न्यू, और न्यू को हम लिख सकते हैं C/λ, और लैम्बडा किसका? फोटोन का। ठीक है, सो इस E की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो लैम्बडा E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h/√2m, और E की जगह क्या आएगा बच्चों? Hc/λ0। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे इस पूरी टर्म का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, अगर मैंने इस पूरी टर्म का स्क्वायर किया तो क्या लैम्बडा E² इज इक्वल्स टू, ऊपर तो बचा बच्चों h², ठीक है, नीचे क्या आया? ये रूट पूरा हट गया तो क्या आ गया? 2mHc/λ
पी, है ना, ये फोटोन का लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा पी। अब अगर मैं यहां से इन दोनों का रिलेशन देखूं, तो लैम्बडा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म हो लैम्बडा पी ऊपर चला जाएगा, सम कांस्टेंट सपोज के इनटू लैम्बडा पी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एच भी कांस्टेंट, 2m hc सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। सो यहां से लैम्बडा ई स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, लैम्बडा पी के, ठीक है, लैम्बडा ई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा पी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, among the particles of same kinetic energy lighter particle has greater de Broglie wavelength। अगर एनर्जी सेम है तो जो लाइटर पार्टिकल है, जो कम मास का पार्टिकल है, उसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी, बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द de Broglie wavelength of particle depends only on the charge of the particle। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो ओनली चार्ज ऑफ पार्टिकल के पे डिपेंड नहीं करती है, उसके अलावा भी और भी चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि मास पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। सो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर 3, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टाटा एंड टेक केयर।